गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो टॉपिक हमारा है, तमाम अटकलों को जन्म देता है डीप स्टेट। आपको पता है कि जब बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ तभी से शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। रही बात कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इसके पहले मैंने कई बार अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो यूपीएससी का जीएस का चारों पेपर होता है, मुझे लगता है कि दुनिया की सभी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिलेबस ऐसा बनाया गया है। रही बात डीप स्टेट का मामला, तो जो हमारा यूपीएससी में जीएस का सेकेंड पेपर आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस और आपका इंटरनेशनल रिलेशन IR, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से 250 वर्ड में या 150 वर्ड में पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो आपका निबंध वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। और जब हम बात करते हैं स्टेट पीएससी के बारे में, तो पूरी संभावना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है आपका जीएस में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में और साथ में आपका निबंध में। तो आइए हम शुरू करते हैं कि तमाम अटकलों को जन्म देता है डीप स्टेट। अभी 2025 के शुरुआती दिन ही हैं, लेकिन लगता है कि डीप स्टेट नाम का मुहावरा पूरे साल का सबसे प्रचलित शब्द का खिताब जीत जाएगा। कोई भी गलत काम हो उसे इस बदनाम मुहावरे के खाते में डाल दिया जाता है। वैसे यह हमारी शासन व्यवस्था का उतना ही हिस्सा है जितना शैलो स्टेट या नॉन स्टेट है। शैलो स्टेट वह व्यवस्था है जो अनुभव, ज्ञान, साझा मूल्यों, परंपराओं जैसे किसी चीज़ को नहीं मानती है। नॉन स्टेट वह व्यवस्था है जो किसी संप्रभु राज व्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई नहीं होती। देखें ये किस प्रकार आपस में गुथी हुई है। डिक्शनरी या विकिपीडिया में डीप स्टेट की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यह सत्ता का गुप्त और अनधिकृत नेटवर्क है जो अपना एजेंडा लागू करवाने या मकसद पूरे करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व से अलग रहते हुए काम करता है। इस संदर्भ में हम 3 घटनाओं का जिक्र करते हैं। जो पहली घटना है बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन। यह अचानक और नाटकीय रूप से सड़कों पर फूटी हिंसा नेतृत्वविहीन आंदोलन के कारण हुआ। इसके लिए अमेरिकी डीप स्टेट को दोषी ठहराया गया और यह भी तोहमत लगाई गई कि इस तरह की कार्रवाई भारत में भी करने की साजिश की गई। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका है अदानी समूह को लेकर। इसके बाद पिछले 2 वर्षों में अदानी समूह के खिलाफ किए गए खुलासों की सीरीज। इनमें से कई खुलासे हिंडनबर्ग जैसे रहस्यमय संस्था ने किए और वे जिस तरह सामने आए थे उसी तरह हवा भी हो गए। OCCRP मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद से चलने वाले संगठनों की ओर से भी खबरें आई। एक ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट भी हैं। इन दोनों को जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मदद मिलती है। सोरोस को वामपंथी झुकाव वाले अराजकतावादी और शेयर तथा मुद्रा बाजार के खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड और पाउंड को तोड़ा था और 1997 के वित्तीय संकट के दौरान पूर्वी एशिया के कई देशों को संकट में डाल दिया था। इन दोनों संगठनों ने अडानी के खिलाफ खोजी खबरें जुटाने में भी मदद की थी। तीसरा उदाहरण है कनाडा अमेरिका में सिख उग्रवादियों की कार्रवाइयों के कारण भारत का 2 बार मुश्किल से सामना। अमेरिकी मीडिया ने इन खबरों को काफ़ी विस्तार से और लंबे समय तक जारी रखा। कहा जा रहा है कि इन सबको कोई संयोग नहीं माना जा सकता। बांग्लादेश के मामले में क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां तख्तापलट और अमेरिकी सरकार की निगरानी में काम कर रहे किसी गुप्त और अनधिकृत समूह की करतूत थी? अगर शेख हसीना के पतन की साजिश सचमुच अमेरिकियों ने की, तो क्या किसी DS ने मतलब डीप स्टेट ने इसे अपने तह तक अंजाम दिया या बाइडेन शासन के मेल से? साजिश का सिद्धांत पेश करने वाले डीप स्टेट की जो परिभाषा देते हैं उस पर यह खरा नहीं उतरेगा। यह तब सवाल उभरता है कि आप लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में क्या कहेंगे। पाकिस्तानियों की तरह क्या आप उन्हें राज्य सत्ता से अलग संगठन कहेंगे या डीप स्टेट कहेंगे? दोनों परिभाषाएं पाकिस्तानी राज्य सत्ता को खंडन करने का
आसान बहाना देंगी, लेकिन वे राजसत्ता के हिस्से हैं और भारत के लिए खतरनाक हैं। अदानी का मामला कुछ ज़्यादा पेचीदा हो सकता है क्योंकि हिंडनबर्ग और OCCRP की खबरों में अमेरिकी सरकार का हाथ होने के साफ संकेत नहीं मिलते। तब क्या डीप स्टेट सक्रिय था? लेकिन यहाँ तो अमेरिका के न्याय विभाग और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा और मजबूत और ख़तरनाक अभियोग लगाए हैं। अब यह बताएं कि हिंडनबर्ग और OCCRP सरकार से अलग काम कर रहे हैं या मिलकर, या इसका उल्टा हो रहा था। और अंत में भारत को निज्जर और पन्नू के मामले में कनाडा अमेरिका में हुई परेशानी की बात। इसे डीप स्टेट का काम मुख्यतः इसलिए माना गया क्योंकि अमेरिका और कनाडा का मीडिया इन मामलों को लेकर खास तौर पर सक्रिय था। उनकी दोनों खबरें उनकी ही खुफिया एजेंसियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित थी। वहीं शैलो स्टेट इसलिए उथले नहीं कहलाते कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अस्थायी होते हैं। असली ताकत उनके ही हाथ में होती है। इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक नेतृत्व कहीं ज़्यादा गहरे डीप स्टेट को काबू में रख सकें। शैलो स्टेट तब कमज़ोर पड़ता है तभी डीप स्टेट शैलो स्टेट जब कमज़ोर पड़ता है तभी डीप स्टेट अपना एजेंडा चलाता है। यह हमने तब देखा था जब मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर दस्तखत किया था। इस संधि का अधिकतर विरोध उनके ही कार्यालय और उनके विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा लीक की गई जानकारियों पर आधारित था, जिसके पीछे अमेरिका विरोधी भावनाओं का भी हाथ था। इसलिए परमाणु जवाबदेही कानून को इतना सख्त बनाया गया कि पूरी संधि ही बेमानी हो गई। और अंत में नॉन स्टेट का क्या? संप्रभु देश अपना मकसद पूरा करने के लिए नॉन स्टेट यानी राज्य सत्ता से असंबद्ध किरदारों का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सफैम, ओमिडयार, सोरोस तक तमाम ऐसे किरदारों ने जब राज सत्ता के साथ काम किया तब ताकतवर रहे। USAID क्या है? यह डीप स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यह अमेरिकी राजसत्ता का अंग है। कांग्रेस से पूछेंगे तो कहेगी RSS भाजपा का डीप स्टेट है। यही समीकरण भाजपा भी UPA सरकार में सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बारे में पूछे जाने पर प्रस्तुत करती है। तो खैर कुल मिलाकर मामला आपका डीप स्टेट है। यदि क्वेश्चन आता है तो अब हमें लगता है कि आप लोग डीप स्टेट के पक्ष में और विपक्ष में और उदाहरण सारी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। आज के UPSC प्राइम टाइम में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।